हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेनेसिस। आज हमारी चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की थ्योरेटिकल की लास्ट क्लास है। आफ्टर दैट हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमारे लिए क्या कुछ इंटरेस्टिंग है, क्या कुछ नया टॉपिक्स हमें सीखने को मिलता है। चलिए स्क्रीन पे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मेन टॉपिक्स जो हमें आज करने। फर्स्ट वन इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट द एम्पियर। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनके बीच में क्या फोर्स होगा। सेकंड, टॉर्क ऑन करंट लूप या मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। थर्ड, द मूविंग कॉइल ग्लेनोमीटर। हियर इज द टॉपिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। हम दो लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, ये C1D1 है और एक ये क्या है C2D2। दोनों ही इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली R। लेट I1 बी द करंट इन C1D1 और I2 जो करंट है वो C2D2 में फ्लो कर रहा है। अब देखिए I1 के कारण देखेंगे हम पहले C1D1 के कारण। ये वही ला हुआ कि किसी पॉइंट पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुझे, P पॉइंट पे, P मैंने यहाँ पॉइंट लिया है दूसरी वायर पे, तो क्या होगा B1 इज इक्वल टू, हमें पता है किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर। तो 1 के लिए निकाल रहा हूं तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I की जगह I1 बाई में R। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की देखूं तो क्या होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेपर। अब मुझे फोर्स निकाला C2D2 पे C1D1 के कारण। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स हमने पढ़ा था सर I L B साइन थीटा, पोजीशन वेक्टर और लेंथ में। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है R भी परपेंडिकुलर रहेगा, और लेंथ प्लेन ऑफ पेपर दोनों में 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे थीटा शुड बी 90, तो ये रहेगा I L B। अब I सेकंड में निकाल रहा हूं सर मैं फोर्स, L B सेकंड की लूंगा, लेकिन जो B है वो किसकी लेंगे हम, फर्स्ट की, क्योंकि उस पर सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण था, फर्स्ट वायर के कारण। दैट इज B1 I2 L2। पुट कीजिए B1 की वैल्यू, क्या है इक्वेशन फोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L2 बाई में R। फॉर यूनिट लेंथ, अगर यूनिट लेंथ लेता हूं मींस L2 इज इक्वल टू क्या लिया हमने 1 मीटर, तो फोर्स ऑफ 2 कितना लगाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई में R। सिमिलरली मैं ऑफ 1 पे भी निकाल सकता हूं। अब ऑफ 1 पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, ऑफ 2 के कारण, तो ऑफ 1 पे निकालता तो क्या फॉर्मूला होता सर B2I1 L1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अब उस पे सेकंड वाला कंडक्टर लगाता। अब क्या है, अगर दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है सेम, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इफ इन बोथ कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और अगर डायरेक्शन है करंट की अपोजिट तो दे विल रिपेल ईच अदर, वो आपस में रिपेल करेंगे। एग्जांपल है एनसीईआरटी का, नोट डाउन कर देता हूं मैं आपके लिए। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअली 3 into 10 raised to power minus 5 टेस्ला, एंड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। एक वेरी स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर इज कैरिंग करंट I, कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मींस लेंथ आपको 1 मीटर ही रखनी है। कब, when it is placed on horizontal table and the direction of current is, जब डायरेक्शन ऑफ करंट हो ईस्ट टू वेस्ट। पहले केस में जब डायरेक्शन हो ईस्ट टू वेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है सर, फोर्स का फार्मूला अभी भी देखा था I L B साइन थीटा। अभी एंगल कितना होगा, थीटा शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है साउथ से नॉर्थ और करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। साइन 90 की वैल्यू 1। फोर्स क्या रहेगा इस पे, फोर्स रहेगा सर I इंटू L इंटू B। करंट कितना है 1 एम्पियर है, लेंथ 1 मीटर, यूनिट वेक्टर पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 टेस्ला। तो क्या आएगा वो आंसर, आंसर आएगा 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 न्यूटन इज द फोर्स। सेकंड, जब साउथ से नॉर्थ जाएगा, ऑफ कोर्स सर अगर साउथ टू नॉर्थ गया करंट भी, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाना है 0 डिग्री, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन 0 क्या होता है 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा उस पे 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा।
टॉर्क निकालना है ऑन ए करंट कैरिंग कोइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग कोइल ली मैंने PQRS और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड है ओरिजेंटल डायरेक्शन में, उस पर कितना टॉर्क लगेगा, चलिए बात करते हैं। मैं लेंथ तो ले लेता हूं L और विड्थ ले ली मैंने B। अब चार ब्रांचेस ली है, P से Q, Q से R, R से S और S से P। तो चारों में फोर्स लगाया F1, F2, F3, F4। पहले हम बात करते हैं F1। फोर्स का फार्मूला होता है IL भी साइन थीटा कंडक्टर पे। F1 क्या हो जाएगा, I इंटू लेंथ PQ इंटू B इंटू साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेंथ किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो कि दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, ILB। F2 अगेन I इंटू QR इंटू B साइन थीटा। मैं मान लेता हूं कि ये कोइल है किसी थीटा एंगल पे रखी हुई है, तो IBB साइन थीटा। F3 वापिस से निकालूंगा, अगेन ILB साइन 90, ILB। F4 अगेन IBB साइन थीटा। अब देखिए F2 और F4 की तो एक ही एक्सिस है। जब दोनों फोर्सेस एक एक्सिस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं और दोनों इक्वल हैं तो आपस में कैंसिल कर देंगे। F2 एंड F4 कैंसिल ईच अदर, तो नेट रिजल्ट कौन देगा, F1 और F3, क्योंकि ये दोनों कपल्स बन गए। अब कपल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा कपल, यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे F3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी सर, F से T। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स देखा ILB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा था, तो यहां से कोस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस जो हमें निकालना है ST, बाई हाइपोटेनस क्या था हमारा B। B इज द ब्रेड्थ। ST की वैल्यू क्या आ जाएगी, B कोस थीटा, पुट कर देंगे। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, एरिया। अगर अनटर्न्स हैं तो अन से मल्टीप्लाई कर देंगे। टॉर्क का फार्मूला गया NIBA कोस थीटा। अब ये थीटा किस किस के बीच में है, थीटा सर बिटवीन द प्लेन ऑफ द कोइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं एक्सिस की बात करूं, थीटा प्लस अल्फा, अल्फा इज एंगल विद एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो दोनों का सम 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 90 माइनस अल्फा। तो टॉर्क में कोस थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा पुट किया, NIBA साइन अल्फा। और हमें पता है टोटल करंट इनटू टोटल एरिया, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का एक और फार्मूला निकल के आता है MB साइन अल्फा। ये जब यूज करेंगे तब आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा। डायमेंशनल फार्मूला देखो मैग्नेटिक मोमेंट का, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या था सर, N नंबर है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। करंट का होगा एम्पियर, एरिया का होगा लेंथ स्क्वायर, L स्क्वायर इनटू एम्पियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ए 110 coils wound mu naught upon 4 pi 2 pi Ni डिवाइड बाई R। पुट करते हैं वैल्यू, mu naught upon 4 pi की 10 की पावर माइनस 7, 2 इंटू 3.14 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे पास 100 इंटू 3.2 करंट डिवाइड बाई में रेडियस 10 की पावर माइनस 1। यहां से देखें 3.12 और 3.2 की मल्टीप्लाई होती है 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 होगी, ये 100, ए 10 ऊपर बच गया 2। आंसर शुड बी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, M टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, करंट है 3.2, एरिया पाई 3.14 R स्क्वायर 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। इनकी बताई थी अभी वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है 10, तो 1000 में से 10 गए तो बचेगा क्या 10। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बात करूं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। A coil is placed in a vertical plane and is free to rotate, और वह रोटेट कर सकती है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड विद डायमीटर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, प्लेन है वो वर्टिकल है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सी पार्ट में अब की बार मैग्नेटिक फील्ड में दे रखा है 2 टेस्ला, और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कोइल रोटेट करती है थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में टॉर्क क्या लगेगा। टॉर्क अभी अभी हमने देखा था, टॉर्क था MB साइन अल्फा। टॉर्क का अल्फा था एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब स्टार्टिंग में खुद ने इसने क्या कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए एक्सिस ऑफ द कोइल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मीन स्टार्टिंग में अल्फा क्या है 0 डिग्री। अल्फा 0 डिग्री है तो टॉर्क इनिशियल भी क्या होगा 0।
उसके बाद अल्फा हो जाता है 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, देन टॉर्क शुड बी मैग्नेटिक मोमेंट अभी निकाला था 10 इंटू बी, 2 दे रखा है, कितना आएगा 20 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। डी पार्ट में व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कोइल, टॉर्क फार्मूला रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, क्या था, आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अब तोड़ते हैं थोड़ा सा, आई डी ओमेगा मैं डी अल्फा से डिवाइड कर देता हूं, डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, एंड डी अल्फा बाई डी टी, वही डी थीटा बाई डी टी क्या होता है सर, ओमेगा। तो ऐसे टॉर्क का फार्मूला क्या आ गया, टॉर्क शुड बी आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी अल्फा, और टॉर्क भी साइन अल्फा के इक्वल होता है, देन इक्वेशन बन गई टो इज इक्वल टू आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। पुट करते हैं यहाँ पे, आई ओमेगा डी ओमेगा शुड बी इक्वल टू एम बी साइन अल्फा डी अल्फा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। अल्फा कहां से कहां जा रहा था, 0 से 90 डिग्री रोटेट किया उसने, क्या आएगा आई ओमेगा, पावर में एक ऐड होगी, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम बी, कॉमन लिया, साइन का क्या होता है माइनस कोस अल्फा, अपर लिमिट 90 नहीं, यहाँ पाई बाई 2, बाई में 0, पाई बाई 2। चलिए सोल्व करते हैं, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, आई की वैल्यू दे रखी है हमें 0.1 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई करंट नहीं है, ओमेगा स्क्वायर निकालना है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मास कितना दे रखा था हमें, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 10, बी दे रखा है 2, इंटू में माइनस कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस, कोस 0 वैल्यू 1, जो डिवाइड होता है डिवाइड कर दीजिएगा, यह आंसर 20 इंटू 2 40, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ओमेगा क्या हो जाएगा यहां से 20, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो 20 पर सेकेंड इज द यूनिट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ओरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है, कैन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच ए मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। देखिए टॉर्क का फार्मूला क्या था, टॉर्क था हमारे पास सर एन आई बी ए साइन अल्फा, अगर मैं उसी एक्सिस पे रोटेट करूं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सिस है दोनों सेम है, तो अल्फा तो हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा, और अल्फा 0 होते ही हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा 0, तो हम उसको रोटेट नहीं कर सकते। बी पार्ट, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, if the loop is free to turn, what is the orientation of stable equilibrium, so that in this orientation the flux of the total field is maximum। ओरिएंटेशन स्टेबल कब होगी, ओरिएंटेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की वहां होगी जहां पे जो एरिया वेक्टर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। इस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड जो कोइल पैदा करेगी, लूप पैदा करेगा, इज सेम दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे लूप के, और जिससे मैक्सिमम दोनों परपेंडिकुलर होंगे, अल्फा 90 डिग्री होगा, तभी फ्लक्स से मैक्सिमम होगा। सी पार्ट, ए लूप ऑफ इरेगुलर शेप, एक लूप लिया हमने इरेगुलर शेप का, बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं उस पर लगाता हूं तो उसकी शेप सर्कुलर क्यों हो जाती है, इरेगुलर क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर मैक्सिमम एरिया आना चाहेगा, और मैक्सिमम एरिया किसका होता है, सर्कुलर पार्ट का, इसलिए कोई भी वायर किसी भी शेप में हो वो किसमें आने की कोशिश करती है, सर्कुलर पार्ट, टू मैक्सिमाइज एरिया। आज का लास्ट टॉपिक, मूविंग कोइल ग्लैवनोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। क्या प्रिंसिपल है, सिंपल सा प्रिंसिपल है, करंट कैरिंग कोइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर टॉर्क लगेगी, टॉर्क के कारण वो रोटेट होगी, एंड द डिफ्लेक्शन हमें डिफ्लेक्शन हमें बता देगा वैल्यू ऑफ द करंट। इसमें एक होलो सिलेंडर होता है जिसके अराउंड इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब टॉर्क का फार्मूला एन आई बी ए साइन अल्फा, अल्फा क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ द कोइल के बीच में एंगल जो कि 90 डिग्री होता है, तो एन आई बी ए मैक्सिमम। अब टॉर्क लगा, रोटेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड के कारण, अब उसे स्प्रिंग लगा है तो स्प्रिंग उसको वापस लेके आने की कोशिश करेगा,
तो लेट थीटा बी द ट्विस्ट, थीटा एंगल जो स्प्रिंग लगा हुआ है पॉइंटर के साथ, वो थीटा एंगल ट्विस्ट हुआ तो वापस आने की कोशिश करेगा। तो मैं बोल लेता हूँ रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, के थीटा, दोनों ही इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम में। तो एन आई बी इज इक्वल टू के थीटा, आई इज इक्वल टू के थीटा बाई एन बी ए, के बाई एन बी ए क्या है, जी। तो आई इज इक्वल टू जी थीटा या आई इज इक्वल टू थीटा। के है वो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है जिसका डायमेंशनल फार्मूला m1 l2 t minus 2 सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। करंट सेंसिटिविटी, इट इज अ रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड टू करंट फ्लोइंग, थीटा बाई आई। करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे, कोयल का एरिया बढ़ाएंगे, फिर रिस्टोरिंग टॉर्क को डिक्रीज कर देंगे। ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज, अगेन इसको बढ़ाना है, टर्न्स को बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे, कोयल को एरिया को इंक्रीज करेंगे, बट रिस्टोरिंग टॉर्क टॉर्सनल कांस्टेंट को घटा देंगे। अब ग्लैवनोमीटर है, ग्लैवनोमीटर से मैं एमीटर भी बना सकता हूं और वोल्टमीटर भी। एमीटर क्या था, अगर ग्लैवनोमीटर के साथ पैरेलल में मैंने लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसको हम सेंट बोलते हैं, तो इट एक्ट्स लाइक ए एमीटर। अब करंट आया, मैं मान लेता हूं आई जी करंट गया ग्लैवनोमीटर में, तो ऊपर कितना चला जाएगा, आई माइनस आई जी। अब दोनों पैरेलल में है तो दोनों की वोल्टेज सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नीचे की वोल्टेज देखो तो V इक्वल टू आई आर, ऊपर भी आई आर, यहां से आप सेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन चाहिए, पैरेलल में है, पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। पुट करेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा मीटर का। ऐसे ही ग्लैवनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। ग्लैवनोमीटर में अगर मैंने हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। अगेन ये रहा सर, करंट दोनों में सेम रहेगा, करंट के हिसाब से निकाल सकता हूं। रेंज ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या होती है, आई आर, तो यहाँ पे करंट कितना गया, आई जी इंटू जी प्लस ए आर, टोटल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन दे रखा है और आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, इसमें करंट मेजर करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ एमीटर शोन इज ए ग्लैवनोमीटर विद रेजिस्टेंस आर जी 60 ओम। ओके, अगर एमीटर है ये एक्चुअली में ग्लैवनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। पहले केस में अगर एक ग्लैवनोमीटर है तो इसके साथ 3 ओम सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर जी ग्लैवनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस 3 ओम। ग्लैवनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 60 प्लस 3 क्या हो गया, 63 ओम। वोल्टेज दे रखी है मुझे 3 वोल्ट की, तो फार्मूला लगाता हूं, V इज इक्वल टू आई आर, यहां से I क्या हो जाएगा, V बाई आर, 3 by 63 is the answer, 0.048 ampere is the answer. Second, described in a but converted to ammeter, ये है तो ग्लैवनोमीटर लेकिन इसके साथ ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, अब ये क्या बन गया, एमीटर बन गया। अब करंट क्या होगा, सर पहले जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस जोड़ा तो ये शंट और ग्लैवनोमीटर का रेजिस्टेंस कंबाइन होकर काम करेगा, पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई ग्लैवनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो शंट जोड़ा हमने, अप्रोक्सीमेट ये आएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल अप्रोक्सीमेट 0.02। नेट रेजिस्टेंस मिल गया हमारे पास यहां से। अब ये 3 ओम उसके साथ और पैरेलल में, 3 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 0.02, 3.02। अगेन V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 3 अपॉन 3.02 लगभग 1 एम्पियर। तीसरा बोला है अगर आइडियल एमीटर है, तो आइडियल एमीटर का तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, जीरो, तो टोटल रेजिस्टेंस सिर्फ ये बच जाएगा 3 ओम। थर्ड पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 ओम, तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, V भी 3 है, ये भी 3, क्या आएगा 1 आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की थ्योरी में यही है। आज की क्लास में कुछ नहीं समझ में आया हो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा।